हेलो फ्रेंड, आई एम संदीप कुमार। अब मैं आप लोगों को जीएसटी कोर्स के अकॉर्डिंग पढ़ाने जा रहा हूँ। सीएमए इंटर में है, सीएमए फाइनल में है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, सभी कोर्सेज में जीएसटी के बारे में है। और टॉपिक पेपर इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर में पार्ट्स होता है जीएसटी का। हम बेसिक से लेके चलेंगे और क्लासेस बाय जैसे इंस्टीट्यूट ने रिलीज कर रखा है सिलेबस, टॉपिक्स, टॉपिक के अंदर कंटेंट, उन सबको कंसीडर करते हुए हम लोग वन बाय वन स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है जीएसटी के बारे में, इनडायरेक्ट टैक्सेशन के बारे में, जहां एक बुक पे हम लोग काम करने जा रहे हैं और उसको बारीकी से समझने जा रहे हैं कि किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में कोई भी चैप्टर टॉपिक दिया जाता है तो हमारे क्लास में 3-4 बातें देखने को मिलेगा। क्या क्या देखने को मिलेगा उनको हम पहले कंसीडर कर लेते हैं। सबसे पहले यदि इनडायरेक्ट टैक्स के पेपर को हम पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर जो भी आपका जीएसटी से रिलेटेड टॉपिक है या फिर कस्टम से रिलेटेड टॉपिक्स हैं या कुछ और भी पढ़ना होगा तो हम उनके बारे में देख लेंगे क्या क्या आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। सबसे पहले 2 पार्ट लेते हैं। पार्ट 2 यहां लिखते हैं और पार्ट 1 यहां लिखते हैं। पार्ट 1 में जो भी कोर्स का कंटेंट है मैं कैसे पढ़ाऊंगा, तो सबसे पहले हम पीपीटी लेंगे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, और पीपीटी में हम हर टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। वहाँ पे कुछ जो भी लिख रहे हैं, जहाँ लिख के समझाने की ज़रूरत होगी उनको हम साथ में करते चलेंगे। और कभी कभी वेबसाइट का हेल्प लेना होगा हमें। वेबसाइट का हेल्प इसलिए ज़रूरी है ताकि आपके पास सारा कंटेंट होना चाहिए। प्रैक्टिकल लाइफ में आप कैसे लर्न करेंगे जीएसटी को, ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो हम कुछ एग्जाम्पल, कुछ दूसरे तीसरे 10 वेबसाइट का कंटेंट लेकर आपको दिखाएंगे कि हमारे पास ये अवेलेबल्स हैं टॉपिक, और उस टॉपिक को कैसे हम कोऑर्डिनेट करते हैं, रिलेट करते हैं, ताकि आपके अंदर प्रैक्टिकल नॉलेज आ सके। तीसरी लाइन, कोर्स करवाने का मतलब हमारा ये नहीं है कि आप सब्जेक्ट मैटर में 80, 90, 100 मार्क्स लेके आ जाओ। ये कभी ऑब्जेक्टिव नहीं है। भले आप 70+ नंबर लो, बट हमें चाहिए कि इनको आप प्रैक्टिकली में कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। जैसे हम टॉपिक पढ़ेंगे जीएसटी, तो प्रैक्टिकल नॉलेज क्या हो सकता है वो पार्ट 2 है, जो कि कोर्स से कोई मतलब नहीं है। प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में बात कर रहा हूं। प्रैक्टिकल नॉलेज होता है जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करना, प्रैक्टिकल नॉलेज होता है जीएसटी का पेमेंट करवाना, प्रैक्टिकल नॉलेज होता है जीएसटी का रिटर्न फाइल करना। ये रिटर्न मंथली होते हैं, क्वार्टरली होते हैं, एनुअल रिटर्न फाइल करना। किसी का पैसा फंस गया है तो रिफंड दिलवाना। और ये सारे टॉपिक थ्योरी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। जब हम थ्योरी पढ़ेंगे तो साथ साथ प्रैक्टिकल भी हम कंप्लीट करेंगे। तो यदि हम दोनों पढ़ते हैं, यहां हमारा थ्योरी है, पीपीटी और वेबसाइट्स और जो लिखने का काम है, इससे हमारा थ्योरी गेन होगा। लेकिन आपको एग्जाम में क्या लाना है जिससे आप 70+, 80+, 90+ मार्क्स स्कोर कर सकते हो, कैसे एग्जाम में लिखना है, उसके बारे में मैं आपको मिलेगा प्रैक्टिस नोट।
प्रैक्टिस नोट में ये क्वेश्चन बैंक होगा। मान लो चैप्टर 1 में 50 क्वेश्चन बनते हैं, उस 50 क्वेश्चन के क्या आंसर जो एग्जाम में लिखे जाएं उनके बारे में होगा। और क्वेश्चन को आप ढंग से समझ जाओगे, क्या लिखना है वो आपको नॉलेज होगा, प्रैक्टिकल लाइफ से कोऑर्डिनेट करेंगे तो आप इजीली उस वे में लिख देंगे। कुछ चीज लॉ की लैंग्वेज होता है जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, तो आपको सेम रट के याद करके लिखना होता है ताकि हम सेम टू लिखेंगे तब आपको मार्क्स आएगा। लेकिन यदि आप चाहते हो मार्केट में हम आने वाले टाइम में जीएसटी एक्सपर्ट बने, कॉस्ट अकाउंटेंट बनते हुए हमें जीएसटी का प्रॉपर नॉलेज हो, प्रैक्टिकल नॉलेज हो, तो ये आपका पार्ट 2 करना कंपलसरी है। जब तक आप दोनों को रिलेट नहीं करोगे, हम पढ़ने के लिए रजिस्ट्रेशन टॉपिक पढ़ लिए, हमने क्या किया, मान के चलो जीएसटी रजिस्ट्रेशन एक चैप्टर है और जीएसटी रजिस्ट्रेशन में आपने सारा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया कि किसको करना है, किसको नहीं करना है और एक्स्ट्रा रूल क्या है। तो जब जीएसटी एक्ट पढ़ेंगे, देखेंगे कितने सारे एक्ट होते हैं, वहां लिखा हुआ है किसको रजिस्ट्रेशन करना है, किसको नहीं करना है वो भी लिखा हुआ है। और कुछ के लिए कंपलसरी भी है कि आप कोई भी बिजनेस करते हो पहले जीएसटी नंबर लो तब आपको काम करना है, और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी हैं जो इनसे रिलेटेड हैं। तो आपके टॉपिक में हर चीज दे रखा है, एक पर्टिकुलर चैप्टर बना दिया जीएसटी। तो ये पढ़ के आप मार्क्स उठा सकते हैं, आपके जो नंबर हैं ज्यादा से ज्यादा आ पाएंगे, मार्क्स को ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। दूसरा, लिखना क्या है। एक ही क्वेश्चन 2 नंबर में भी पूछ सकता है, 4 नंबर में भी पूछ सकता है, 5 नंबर में भी पूछ सकता है। तो क्या कंटेंट देना चाहिए उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जिससे आपका मैक्सिमम मार्क्स आप स्कोर कर पाओ। लेकिन यदि आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता कैसा है, कैसा होता है मतलब कैसे करते हैं, किसी पर्सन को, बिजनेसमैन है, उनको जीएसटी नंबर चाहिए, तो आप थ्योरी से तो बता दोगे किनको जरूरी है किनको जरूरी नहीं है, लेकिन आपसे बोलेगा ठीक है कर दो, रजिस्ट्रेशन करके दे दो, तो आपको नॉलेज नहीं होता है। तो सिलेबस जो भी बच्चे मुझसे पढ़ेंगे उन बच्चों को मैं थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी दूंगा। आपको वेबसाइट के ऊपर जाकर बताऊंगा कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना है तो वो इंडिविजुअल का भी होता है, वो फर्म का भी होता है, वो कंपनी का भी होता है, और हर के लिए रिक्वायरमेंट अलग अलग है। ट्रस्ट का भी होता है, एनजीओ वगैरह का, सबका जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता है। तो आपको पता होना चाहिए, यदि हमने आप पढ़े हैं थ्योरी तो प्रैक्टिकल भी पता होना चाहिए। और सिलेबस कम होता है जीएसटी का, एक ही एक्ट है, तो उतने टाइम में यदि आप 2 घंटे 3 घंटे एक्स्ट्रा एफर्ट लगा लोगे तो ये चीज आपको प्रैक्टिकली भी मिलेगा। क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, इंडिविजुअल के लिए क्या चाहिए जिसको हम प्रोप्राइटरशिप भी कहते हैं, फर्म के लिए क्या चाहिए, फर्म एलएलपी हो, कंपनी के लिए क्या चाहिए, ट्रस्ट के लिए क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, जिस डॉक्यूमेंट के बेस पे आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। ये सिलेबस में नहीं होता है, लेकिन ये आपके लिए जरूरी है। मैं मानता हूं हर बच्चों को पता होना चाहिए कि कैसे हमें प्रैक्टिकली फेस करना है। जब तक आपको प्रैक्टिकली समझ नहीं आएगा तब तक आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड नहीं होगा। और यदि आप कॉन्फिडेंट हैं, आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है, तो आप हाईएस्ट, जहां आप 60 नंबर लाने वाले थे,
ये प्रैक्टिकल कॉन्फिडेंस के बाद ऑफ कोर्स आपके 90 नंबर आ जाएंगे। ये 30 मार्क्स आपको कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेगा, और ये इंक्रीज करने के लिए आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, तब आप परफेक्ट कहलाओगे। तो जीएसटी सब्जेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स सब्जेक्ट केवल थ्योरी नहीं है। कोई मार्क्स 90 नंबर उठा लेता है लेकिन उसका कॉन्फिडेंस लेवल 0, वो मार्केट में खड़े होकर नहीं बोल सकता है। क्या नहीं बोल सकता है? कि ये चीज होता क्या है। अब प्रैक्टिकली जिसको नॉलेज है, यदि किसी से एक एग्जाम्पल ले लेता हूं कि जीएसटी के एक छोटे से पार्ट का एग्जाम्पल लेता हूं। आज क्लास 1 है, थोड़ा मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूं, बूस्ट करना चाहता हूं कि आप इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ने से पहले अपने आप को तैयार करो कि मेरी दुनिया इनडायरेक्ट टैक्स है, और इनडायरेक्ट टैक्स के मामले में मैं अपने आप को हीरो मानता हूं। तो यदि उस लेवल का आपको बनाना है अपने आप को, तो आपको माइंड वॉश करना पड़ेगा। हमें करना क्या होगा, हम किस लेवल में एक इनडायरेक्ट टैक्स में लीड कर सकते हैं। जब आप टॉपिक के अंदर घुसेंगे, जैसे इंटर में फर्स्ट टाइम लोग इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ते हैं, तो आपको एक कॉन्सेप्ट मिलेगा रिवर्स चार्ज। यदि हम रिवर्स चार्ज के बारे में बोलेंगे कि कहां कहां देखने को मिलेगा, अलग अलग सेक्शन 9 में भी डिफाइंड है, वर्ड लिखा हुआ है, सेक्शन 22 में भी डिफाइंड है, सेक्शन 36 में भी डिफाइंड है। इस तरह से आप तो कर लोगे थ्योरी नॉलेज के बेस पे, लेकिन प्रैक्टिकली आपको बोला जाए कि जो रिटर्न भरते हैं हम जीएसटीआर 3B, उसमें रिवर्स चार्ज कैसे यूज होता है, कहां रिफ्लेक्ट होता है। क्या हम रिवर्स चार्ज के अमाउंट को एडजस्ट कर पाएंगे आईटीसी से या नहीं कर पाएंगे। किस तरह से इनका रिटर्न फाइल किया जाएगा, यह प्रैक्टिकली नॉलेज बिल्कुल नहीं होता है स्टूडेंट को। एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन आपके यदि कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा दिया जाए 2-4 घंटे एक्स्ट्रा लगाकर, तो जो आप 60 मार्क्स लाने वाले थे वही बच्चे 90 मार्क्स में अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हैं। और कंटेंट यदि गलती से लिख दिया, जहां शॉर्ट नोट लिखना है कि रिवर्स चार्ज के शॉर्ट नोट में यह लिख दिया बच्चे ने कि जीएसटीआर 3B के इस कॉलम में हम दिखाते हैं रिवर्स चार्ज को, और उनका आईटीसी में क्या इंपैक्ट है, यह सिर्फ प्रैक्टिकल लाइफ में लिखा हुआ है, यह कहीं भी थ्योरी बुक्स में नहीं लिखा हुआ है। आपके उस 2 लाइन के कारण, जहां आपको 5 में से 3 नंबर देने वाले थे, उस 2 लाइन के कारण आपको 2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा। और हो सकता है मेरे जैसे यदि चेक करने वाले लोग हों तो 5 में 5 मार्क्स दे देगा कि स्टूडेंट के पास एक एक्स्ट्रा नॉलेज है। तो दोस्तों, फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ना चाहते हैं, अपने आप को मोटिवेट कीजिए कि हमें शुरुआत करने से पहले किन बातों को ध्यान में रखना है। यदि आप इनडायरेक्ट टैक्स एक कोर एरिया है, जैसे आपका कॉस्टिंग कर रहे हैं हम लोग, तो कॉस्ट अकाउंटिंग एक कोर एरिया है, डायरेक्ट टैक्सेशन एक कोर एरिया है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन एक कोर एरिया है। यदि ये एरिया का नॉलेज हम लेके जा रहे हैं, तो उस नॉलेज के बेस पर हम मार्केट को लीड करेंगे, तब हमारे पास काम आएगा और उस काम को हम इजीली कर पाएंगे। तो प्रैक्टिकल नॉलेज होना जरूरी है। आप थ्योरी में सब कुछ पढ़ लो और बाद में बोलोगे ट्रेनिंग टाइम में हम प्रैक्टिकल तो सीख ही जाएंगे, तो आपका ट्रेनिंग इंटरव्यू टाइम में 0 लेवल है। ऑर्गेनाइजेशन आपको बुलाएगी, आप बोलोगे कि हमारे पास प्रैक्टिकल नॉलेज है, तो हर चीज में आपको प्रेफरेंस ज्यादा देगा। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ने जा रहे हैं। इनडायरेक्ट टैक्स के सिलेबस में जो हमारा कंटेंट होगा वो 100% कोर्स तो कंप्लीट करेंगे।
जो कोर्स कंप्लीट होगा प्लस स्टडी मैट को कवर करेंगे। जो भी स्टडी मटेरियल आपको इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करती है 100% उनको हम कंप्लीट करेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर होंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का मतलब हो गया कि हर कॉन्सेप्ट पे केस लॉ के बारे में बात करेंगे कि क्या केस हुआ, नहीं हुआ, कैसे हुआ। एक जीएसटी अपडेट्स देंगे, जीएसटी अपडेट्स होगा, लेकिन आपको बता दिया जाएगा कौन सा एग्जाम में आना है और कौन सा अपडेट्स एग्जाम में नहीं आना है। फिर जीएसटी, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन का मतलब केस लॉ से, और जीएसटी प्रैक्टिकल नॉलेज जो ट्रेनिंग के अंदर होता है, रिटर्न फाइल करना, रजिस्ट्रेशन करना, ऑडिट करना, ये प्रैक्टिकल नॉलेज हम कोर्स के साथ साथ देंगे ताकि आप इजी में कोई भी कॉन्सेप्ट को और डीपली समझ सको। ये कंप्लीट होने के बाद, और ये सब हम कैसे करेंगे, पढ़ाने का क्या डायरेक्शन होगा, तो एक तो पीपीटी होगा और प्लस जो अभी हम लिख रहे हैं, बोर्ड का यूज कर रहे हैं, और इसके बाद हम आपको एक प्रैक्टिस नोट्स देंगे जिसके अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन होगा और क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी होगा, और आप ट्राई करेंगे वही क्वेश्चन आंसर को एग्जाम में लिखें। और यदि कॉन्सेप्ट समझना है तो क्लास नोट्स के पीपीटी को देखें, और पीपीटी के साथ जो वीडियो हैं उनको आप साथ में साथ यूज करें, तो ऑफ कोर्स आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो आइए, जनरली लोग इनको जीएसटी बोल देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स का पेपर है। हमने भी एक टॉपिक लिया है, इनडायरेक्ट टैक्स में 2 पार्ट हो जाता है, आएंगे उस पार्ट पे भी। पहले भी बताया था कि आईडीटी जो है इनडायरेक्ट टैक्स, इसमें एक जीएसटी का पार्ट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक कस्टम के बारे में पढ़ना है। तो कस्टम हम प्राइमरी मैक्सिमम मार्क्स जीएसटी से होता है, तो इसको फर्स्ट पॉइंट देते हैं, सेकेंड पॉइंट हम कस्टम पे देते हैं। तो इसीलिए एक हेडिंग आ गया है कि इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इनके पहले, समझने से पहले हम टॉपिक पे चलेंगे। टॉपिक हमारा है टैक्सेशन। टैक्सेशन में 2 टैक्सेशन, एक डायरेक्ट टैक्सेशन और एक इनडायरेक्ट टैक्सेशन। पहले हम इनको समझते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्सेशन का पार्ट है जीएसटी, आईडीटी का पार्ट है जीएसटी और कस्टम। तो जीएसटी को देखेंगे, लेकिन पहले आ जाते हैं हम कि टैक्सेशन जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हैं, इनके बारे में हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। आइए एग्जाम्पल द्वारा देखते हैं कि कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं। देखिए, टैक्स में गवर्नमेंट करती क्या है। जो बच्चे फाउंडेशन करके डायरेक्ट प्रोफेशनल कोर्स के इंटरमीडिएट में आ जाते हैं, उनको नहीं पता है, तो एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं। गवर्नमेंट बहुत सारे काम करते हैं। यहां मान लो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का क्या क्या काम है जो आपको दिखता है, हॉस्पिटल बनवाना, एजुकेशन, स्कूल खोलना, ऐसे ही रोड पे खर्चे करना, बहुत सारे हैं। जितने आप, टूरिज्म का है, ऐसे ही बहुत से, जितने आप देख लो गवर्नमेंट एक्टिविटी है, इसमें गवर्नमेंट पैसे खर्चे करते हैं। ये पैसे आते कहां से हैं? तो यहां 2 तरह से इनको
पैसे आते हैं, और ये दोनों को नाम कहते हैं हम टैक्सेशन। टैक्स से पैसे आते हैं, और टैक्सेशन में एक डायरेक्ट टैक्सेशन से आते हैं और एक इनडायरेक्ट टैक्सेशन से आते हैं। ये पैसे लिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा और इनको खर्चे किए जाते हैं। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में गवर्नमेंट डायरेक्ट को अलग कर रहे हैं, इनडायरेक्ट को अलग कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, टैक्सेशन को लेकर एक गवर्नमेंट खुद काम नहीं करती है, एक डिपार्टमेंट काम करती है। कौन काम करती है? डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी। ये गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट है। ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में लोग अपॉइंट होते हैं, नौकरी करते हैं, और ये लोग कंट्रोल करते हैं डायरेक्ट टैक्स को और ये कंट्रोल करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स को। गवर्नमेंट रूल बनाती है और रूल को फॉलो कौन करता है? डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी। यही डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट डायरेक्ट टैक्स को कंट्रोल करती है, बी डिपार्टमेंट इनडायरेक्ट टैक्स को कंट्रोल करती है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है कि कैसे टैक्स से हमें पैसा लेना है। तो दोनों डिपार्टमेंट बिल्कुल सेपरेट होते हैं और दोनों डिपार्टमेंट गवर्नमेंट को पैसे कलेक्ट करके देते हैं, जिनको गवर्नमेंट अलग अलग जगह पे खर्च करती है। अब देखिए सिंपल एग्जांपल, यदि यहां गवर्नमेंट है और यहां आप हो मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स को 5,000 रुपये टैक्स पे करना है। तो यदि मिस्टर एक्स ये टैक्स का अमाउंट डायरेक्टली गवर्नमेंट को दे देती है तो उसको हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। ये केस 1 है। और केस 2 में यदि मिस्टर एक्स है, ये 5,000 रुपये गवर्नमेंट को डायरेक्टली नहीं देके इनडायरेक्टली देती है। मिस्टर वाई को ले आया, इन्होंने इनको दिया और ये बाद में गवर्नमेंट को दे दिया, तो उसको हम क्या करेंगे? इनडायरेक्ट टैक्स कहेंगे। फिर से समझिए, केस 1 में मिस्टर एक्स है, इनको गवर्नमेंट को कुछ टैक्स देना है, तो हमने 5,000 लिया और गवर्नमेंट को दे दिया कि ये लो मेरा टैक्स, मैं अपना टैक्स खुद दे रहा हूं, उसको क्या कहेंगे? डायरेक्ट टैक्स। और सेकेंड वाले गवर्नमेंट है, मिस्टर एक्स है, तो मिस्टर एक्स कह रहा है मिस्टर वाई से कि मेरा टैक्स का अमाउंट 5,000 बनता है, जो गवर्नमेंट को दे दो। तो गवर्नमेंट यहां मिस्टर वाई से रिसीव कर रही है, मिस्टर वाई के लिए नहीं, ये मिस्टर एक्स के लिए, किसी थर्ड पार्टी के लिए। और थर्ड पार्टी मिस्टर एक्स को तो देना गवर्नमेंट को ही है, लेकिन खुद नहीं देके किसी अलग चैनल से दे रहे हैं, इनडायरेक्टली वे में दे रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे हम? इनडायरेक्ट टैक्स। आएंगे हम बाद में, जो आपके मन में चल रहा है। हम पहले चीजों को नॉर्मल समझ लेते हैं। हमारी लायबिलिटी बनती है गवर्नमेंट को पे करने का, 5,000 हमने पे कर दिया गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ने हमें बोला और हमने पे कर दिया। डायरेक्टली मांग रहे हैं गवर्नमेंट कि मुझे पैसे दे दो, मैं उठाया पैसे दे दिया। ये क्या है? डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट खुद कलेक्ट करना, मुझसे नहीं मांग के दूसरे से बोल रही है कि यहां टैक्स बनता है, आप इनसे लेकर दो। इसको क्या बोलेंगे आप? इनडायरेक्ट टैक्स। ये उनको बता रहे हैं जो बिगिनर है, जिन्होंने टैक्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, फाउंडेशन करके आए, 12th में टैक्स नहीं है, वो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हो गए, बीकॉम में अभी पहुंचे नहीं है, फर्स्ट ईयर में एडमिशन करवा रखी है, उसके पास एक बुक मिल गया डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। उनको पता होना चाहिए
कि टैक्सेशन होता क्या है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले यदि इसी को हम ऊपर ले जाएं, यहां देखिए टैक्सेशन रेवेन्यू का कलेक्ट करने का काम करती है गवर्नमेंट के लिए, जिसके बेस पर हॉस्पिटल, एजुकेशन, रोड, इन लोगों में, इन सब चीज़ों में पैसे खर्चे किए जाते हैं। गवर्नमेंट केवल रूल बनाती है और ये रूल को फॉलो करते हैं डिपार्टमेंट ए एंड डिपार्टमेंट बी। डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी ये फॉलो करते हैं, और जब ये फॉलो करते हैं तो इसको डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स इस तरह से डिपार्टमेंट ए कंट्रोल करेगा डायरेक्ट टैक्स पे, डिपार्टमेंट बी कंट्रोल करेगा इनडायरेक्ट टैक्स पे। तो आइए हम देखते हैं, दोनों डिपार्टमेंट सेपरेट हैं, दोनों में बहुत लोग, हजारों लोग काम कर रहे हैं। ये डिपार्टमेंट बहुत बड़ी बड़ी होती है, जो गवर्नमेंट के एग्जाम को पास करते हैं वो लोग जाते हैं इस डिपार्टमेंट में, डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट भी आता है। आप भी यदि पास करते हैं तो इस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉई बन सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं हमारा टॉपिक क्या था, डायरेक्ट टैक्सेशन और इनडायरेक्ट टैक्सेशन। अब डायरेक्ट टैक्सेशन के जो डिपार्टमेंट हैं उनका नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, शॉर्ट में क्या बोलेंगे, CBDT। डिपार्टमेंट का क्या नाम है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन। ये यहां CBDT, ये ए जो है वो CBDT है। ऐसे ही डिपार्टमेंट बी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, CBIC। इसको क्या बोलेंगे हम, CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। दो डिपार्टमेंट अपने पास हो गया। डायरेक्ट चीजों को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन और इनडायरेक्ट टैक्सेशन को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। तो इसलिए ये पर्टिकुलर बहुत वाइड इलाका है, एरिया है, DT एंड IDT। DT को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट टैक्सेशन या डायरेक्ट टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स। और जो प्रोफेशनल्स एग्जाम होते हैं उसमें डायरेक्ट टैक्स भी फाइनल में जाते जाते आपको 100 नंबर का मिलता है पढ़ने को, और इनडायरेक्ट टैक्स भी 100 नंबर का मिलता है पढ़ने को। लेकिन प्रोफेशनल एग्जाम में क्या होता है, 3 लेवल होता है, फाउंडेशन होता है, इंटर होता है, फाइनल होता है। तो बच्चों को एकदम इंटरमीडिएट से दिखा दिया जाता है भाई DT IDT। पहले क्या था कोर्स में, DT IDT सेपरेट पेपर हुआ करता था 100-100 नंबर का। बाद में क्या किया, दोनों को 50-50 नंबर कर दिया। और फाइनल में क्या, ऐसे ही 100 नंबर का DT अलग और 100 नंबर का IDT अलग, क्योंकि बहुत वाइड एरिया है। तो आपको चेंज नहीं करना है, यहां भी बेसिक और यहां भी बेसिक, दोनों कॉन्सेप्ट सिमिलर होते हैं। मतलब जो इंटर में पढ़ना है वही फाइनल में पढ़ना है, कोई रूल चेंज नहीं होता। लेकिन फाइनल में कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट पे बात करने लगते हैं, केस लॉ के बारे में बात करने लगते हैं, सेक्शन के बारे में बात करने लगते हैं। जब आप एक्सपर्ट बनने लगते हो तो हर चीज का डिप में जाना पड़ता है, और फाइनल लेवल में हम लोग डिप में जाने का ट्राई करते हैं। तो हमें इंट्रोडक्शन तो इंटर में भी दिया जाता है, और 100 मार्क्स का फाइनल में भी पेपर है। कहीं कहीं ऐसा भी कॉन्सेप्ट था, पहले इंटर के एग्जाम में DT एंड IDT दोनों 100-100 नंबर के होते थे। बाद में DT और IDT मिलाकर 50 + 50 100 कर दिए,
और जब फाइनल की एग्जाम की बात करें, ये इंटर है ये फाइनल है, तो आज भी डीटी 100 नंबर का, आईडीटी 100 नंबर का, ऐसे पेपर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन डीटी आईडीटी का बेस एक ही है, कॉन्सेप्ट एक ही है। ऐसा नहीं है कि यहां पे आपने पीजीबीपी पढ़ा डायरेक्ट टैक्स में और वो पीजीबीपी यहां चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। यहां थोड़ा इजी क्वेश्चन होता था, यहां थोड़ा टफ क्वेश्चन हो जाएगा। यहां सेक्शन ज्यादा मैटर नहीं करेगा, लेकिन यहां सेक्शन मैटर करेगा। यहां केस लॉ मैटर नहीं करेगा, लेकिन यहां केस लॉ मैटर करेगा। टॉपिक सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है, सेक्शन सेम है। अब जिस लेवल के आप स्टूडेंट हैं, उस लेवल का आपके अंदर कॉन्सेप्ट बढ़ा जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में डिपार्टमेंट का नाम हम लोग क्लियर कर लिए कि यहां सीबीडीटी है और यहां सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम है। यहां वेबसाइट अलग है दोनों का। आप देखोगे इनकम टैक्स india.gov और आप सेकेंड हैंड में देखोगे कि cbic.gov.in, और मिनिस्ट्री भी अलग है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट का नाम क्या है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और इधर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। तो इधर डिपार्टमेंट ऑफ इनकम टैक्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के नाम से है, यहां क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ इनकम टैक्स। तो ये डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स अलग अलग डिपार्टमेंट के रूप में गवर्नमेंट के यहां काम करती है। अब आप समझदार हैं, इंटर में फाइनल में कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, आता भी नहीं है कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस बता दो। लेकिन जहां बच्चा ने बुक पढ़ना स्टार्ट किया है तो उनसे पूछा जाएगा कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस बता दो। आप मेरे वाला एग्जाम्पल मत देना जो हमने समझाया था आपको कि यदि आप डायरेक्टली पैसा लेके गवर्नमेंट को देते हो डायरेक्ट टैक्स है, यदि अपना ही टैक्स लायबिलिटी खुद नहीं दे के किसी दूसरे को देते हो कि ये गवर्नमेंट को दे दो, वो इनडायरेक्ट टैक्स है। ये समझने के लिए बोल रहा हूं। लिखना किया है, जब हमारा प्रैक्टिस नोट्स देखेंगे तो जो वहां कंसीडर लिखे गए हैं पॉइंट, आप उसी पॉइंट को लिखेंगे। फिर भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में, फिर हम डिफरेंस पे आएंगे। इनडायरेक्ट टैक्स है क्या? जो इनडायरेक्टली पे किया जाता है और पेड बाय अनदर पर्सन। आपको डायरेक्टली बोल रखा हूं कि इनडायरेक्ट टैक्स हम गवर्नमेंट को डायरेक्टली नहीं देते। हम क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसिंग से रिलेटेड कोई दूसरे पर्सन को दे देते हैं कि भाई इनको गवर्नमेंट को दे दो, ये हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है। और इनडायरेक्ट टैक्स में आज के डेट में क्या क्या है, तो जीएसटी है, कस्टम ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटी है, स्टाम्प ड्यूटी है। ये इनडायरेक्ट टैक्सेशन का पार्ट है। अब आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स, तो ये जो डायग्राम आप देख रखे हो, इस डायग्राम को जरूर देना। ये मत बोलना कि स्टाम्प ड्यूटी तो मुझे पढ़ना ही नहीं है, ये सिलेबस में नहीं है, मैं नहीं दूंगा। आप इसी तरह इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी, कस्टम, एक्साइज, स्टाम्प ड्यूटी सब मिलाकर इनडायरेक्ट टैक्स है। और इसको हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं पे करके किसी दूसरे को देते हैं कि आप इनको गवर्नमेंट को पे कर दो। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें तो डिफरेंस बिटवीन, ये एग्जाम का क्वेश्चन है कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में हमें डिफरेंस बता दो। 5 मार्क्स क्वेश्चन। तो 5 मार्क्स क्वेश्चन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में डिफरेंस बताया गया है। तो आइए हम लोग थोड़ा और वर्किंग कर लेते हैं, थोड़ा और समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो मिस्टर एक्स खुद देगा गवर्नमेंट को,
कौन सा? जो मिस्टर एक्स की इनकम है उसके ऊपर। इनकम क्या है? जो वो सैलरी करते हैं, सैलरी से अर्न करते हैं, जो रेंट आता है, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, शेयर मार्केट, शेयर का ट्रांजैक्शन करते हैं, या फिर प्रॉपर्टी का सेल परचेज करते हैं। बिजनेस प्रोफेशन, यहां से इनकम हो सकता है, अदर सोर्सेज से इनकम हो सकता है। ये सारे इनकम है, और इनकम के ऊपर यदि हम टैक्स देते हैं तो उनको हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। जितना आप अर्निंग कर रहे हो, हम अपने अर्निंग के ऊपर टैक्स दे रहे हैं, ये हमारा डायरेक्ट टैक्स है। जैसे आप एक महीने में 1 लाख कमाते हो, मान के चलो 10,000 रुपया हम दे देते हैं डायरेक्ट टैक्स में। कितना बचा? 90,000। अब आपको क्या करना है 90,000 में? यदि रेंट पे रहते हैं तो रेंट देना है, यदि कार खरीद रखा है तो कार का इंस्टॉलमेंट देना है, मोबाइल बिल पे करना है हर महीने का, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है हर महीने का, और क्या क्या करना है? बच्चों का ट्यूशन फी देना है, खाने पीने पे खर्चा करना है, मील्स एंड एंटरटेनमेंट। ये मिल्स में जहां भी आप खाओगे पियोगे, यहां जो पेमेंट, यहां जो टैक्स आता है, वो टैक्स हम इनडायरेक्टली देते हैं। पे करते हैं हम किसको? शॉपकीपर को। रेंट है, लैंडलॉर्ड को पे करते हैं। यदि जीएसटी लगाया, टैक्स लगाया, तो हम टैक्स गवर्नमेंट को नहीं देके लैंडलॉर्ड को देते हैं, और लैंडलॉर्ड क्या करता है? उस पैसे को लेकर गवर्नमेंट को जमा करता है, हमारे बिहाफ में जमा करता है। मान लो 20,000 का रेंट देते हो और 18% जीएसटी है, आपको पे करना पड़ेगा 23,600, 23,600, जिसके अंदर टैक्स है कितना? टैक्स है आपको 3,600। तो ये 23,600 हम डायरेक्टली लैंडलॉर्ड को पे करेंगे, और लैंडलॉर्ड इसमें से 20,000 अपना, 20,000 अपना रखेगा, और 3,600 गवर्नमेंट को पे कर देगा मेरे भी आप में। तो ये 3,600 भी आपके जो 90,000 बचे वहीं से जाएंगे, केवल 20 नहीं जाएंगे, टोटल जाएंगे। 23,600 अमाउंट यहां से निकलेगा। तो केवल हमारा 10,000 टैक्स नहीं गया, हमारा और भी टैक्स गया। चिप्स खरीद लिए, कुछ खा लिए, वहां भी टैक्सेस मिलेगा। तो जो भी टैक्सेस निकलेगा उनको हम वहां पे क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट टैक्सेस होगा। तो बहुत सारा अमाउंट, यदि लाख रुपए कमाते हो तो ऑलमोस्ट जब आप सारा कैलकुलेशन करोगे तो पता चला इसमें से कि लगभग 30% के आसपास, 40% के आसपास एज ए टैक्स गवर्नमेंट हमें ले लेती है। कौन सा टैक्स? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों को मिलाकर। हमारा इनकम एक है, हमें सैलरी कभी भी लाख रुपए ही मिलेगी, टैक्स के लिए सैलरी नहीं मिलेगी, लेकिन उसी में से हमें सब काम करना है। इनकम के ऊपर भी टैक्स देना है, और सामान यदि परचेज करते हैं, कोई भी मोबाइल खरीदते हैं, टैक्स देना है, कोई भी सामान हम डेली यूज में खरीदते हैं, सब पे टैक्स देना है। दोनों ही टैक्स को आप ऐड कर लो तो पता चलेगा 40% अप्रॉक्स में हमारा सिर्फ और सिर्फ टैक्स में पैसे जा रहा है। तो हम दोनों ही टैक्स डेली बेस पे देते हैं, डायरेक्ट टैक्स भी और इनडायरेक्ट टैक्स भी। तो हमें क्या देखना है? हमें यह देखना है कि हमने इनकम अर्न किया तो हम इनकम के ऊपर टैक्स दे रहे हैं, डेट कॉल डीटी।
और यदि हमने रेंट पे कुछ लिया हुआ है रहने के लिए तो रेंटिंग टैक्सेबल है अंदर इनडायरेक्ट टैक्स। तो यदि इनडायरेक्ट टैक्स में रेंटिंग टैक्सेबल है तो इनडायरेक्ट टैक्स में, जैसे डायरेक्ट टैक्स में इनकम बोला गया वैसे इनडायरेक्ट टैक्स में वर्ड यूज होता है सप्लाई है। यदि सप्लाई है तो इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा, जीएसटी लगेगा यदि सप्लाई है। तो सप्लाई के डिफिनेशन में हम देख लेंगे क्या क्या सप्लाई हो सकता है। और सप्लाई प्रूव हो गया तो जहां डायरेक्ट टैक्स लगेगा वहां इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा, और इनडायरेक्ट टैक्स क्या, जीएसटी लगेगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ये है यहां हम इनकम के ऊपर डायरेक्ट टैक्स देते हैं और यहां सप्लाई के ऊपर हम डायरेक्ट टैक्स देते हैं। तो दोनों ही एक डिफरेंस का पॉइंट हो गया कि किस आधार पे, किस बेसिस पे हम टैक्स का पेमेंट करते हैं उनको देख लिया। तो ऐसे ही और भी टॉपिक है जहां डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंसेस हैं उनको हम देख सकते हैं। डिपार्टमेंट भी दोनों का अलग है, याद है आपको डिपार्टमेंट, यहां कौन था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन, और यहां कौन था, CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। तो ये डिफरेंसेस हैं। ऐसे ही और भी डिफरेंसेस हैं। आपको बताया गया था कि इनकम हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को देते हैं, यहां इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को देते हैं। तो जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट होते हैं जो टैक्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं, एक कॉमन क्वेश्चन आ जाता है 5 मार्क्स का कि डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। और ये टॉपिक स्टार्ट होने से पहले का टॉपिक है, एकदम बिल्कुल फ्रेश। फिर हम एक पार्ट का कहीं भी नाम नहीं लेते हैं डायरेक्ट टैक्सेशन का, क्योंकि सारा सिलेबस इनडायरेक्ट टैक्सेशन के अंदर आता है। तो पीपीटी के अंदर से हेल्प से भी आपको दोनों का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। और कैसे लिखना है ये आपको प्रैक्टिस नोट में मिलेगा कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस क्या है। और 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे या 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे तो आप पर्टिकुलर ऐसे ही लिखना, टेबल बनाकर, एक में बेसिस दे देना, फिर डायरेक्ट टैक्स, फिर इनडायरेक्ट टैक्स, मीनिंग दोनों को डिफाइन कर देना, शिफ्ट ऑफ बर्डन, बर्डन को शिफ्ट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, डायरेक्ट टैक्स में पॉसिबल नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स में पॉसिबल है। फाइनल बर्डन, टैक्सेबल इवेंट, नेचर एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस गवर्न बाय डिपार्टमेंट। तो ये अलग अलग 6-7 पॉइंट्स हैं जहां आप हर पॉइंट को देख सकते हो। और बस आप ऐसे मत पॉइंट बना के लिख देना पॉसिबल नॉट पॉसिबल, इनकम सप्लाई, प्रोग्रेसिव इन नेचर, रिग्रेसिव इन नेचर, डिफिकल्ट इजी, ऐसे नहीं लिखना है आपको। ये याद करने के लिए है कि इतने पॉइंट्स हमारे पास है। कैसे लिखा जाएगा प्रॉपर लाइन में, एक वर्ड में आपका गलत हो जाएगा, मार्क्स नहीं मिलेगा। आपको पूरा लाइन लिखना पड़ेगा कि डायरेक्ट टैक्स जो है वो प्रोग्रेसिव नेचर का होता है, इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो रिग्रेसिव नेचर का होता है, डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन डिफिकल्ट होता है, इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन इजी होता है। पूरे स्टेटमेंट लिखना है और स्टेटमेंट लिखा हुआ आपको हमारे प्रैक्टिस नोट में मिलेगा, वहां क्वेश्चन भी मिलेगा, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, और यह भी लिखा मिलेगा किस किस एग्जाम में यह क्वेश्चन आ चुका है। तो आप समझने के लिए वीडियो का हेल्प लेंगे, पीपीटी का हेल्प लेंगे, लेकिन जो एग्जाम में लिखना है उसको बुक्स से लिखेंगे जो हमारे द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे, उससे प्रैक्टिस नोट से लिखेंगे। तो जो प्रैक्टिस बुक होगा उसी का यूज करेंगे आप पढ़ के समझ के लिखने में। लेकिन यदि आपको समझना है तो क्लास के हेल्प से ही हम समझेंगे कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या क्या डिफरेंसेस है।
अब बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्सेशन की। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अभी तक जितना हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो सब क्या था? बेस, कैसे पढ़ना चाहिए इनडायरेक्ट टैक्सेशन, आईडीटी को हम कैसे पढ़ना स्टार्ट करें। और आईडीटी में हमेशा दो पार्ट, एक पार्ट जीएसटी और दूसरा पार्ट कस्टम, कि जीएसटी को कैसे पढ़ेंगे और कस्टम को कैसे पढ़ेंगे। जीएसटी क्या है, उसके क्या फायदे हैं, जीएसटी का रूल कौन बनाता है, जीएसटी को ऑपरेट कौन करता है, ये सब टॉपिक आपके स्टार्टिंग बेसिक चैप्टर का पार्ट है। तो फुल फ्लेज अब हम कॉन्सेप्ट को ध्यान में देने जा रहे हैं और केवल कोर्स के अकॉर्डिंग हम कवर करने जा रहे हैं। जहां जहां प्रैक्टिकल नॉलेज की आवश्यकता होगी, जरूरत होगी, उस प्रैक्टिकल नॉलेज को आपको बताया जाएगा, दोनों को रिलेट किया जाएगा कि ये हमारा जीएसटी का कॉन्सेप्ट है और इसके बेस पे हम यहां काम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम यहां देख सकते हैं कि जीएसटी क्या है, आपको पता चल गया इनडायरेक्ट टैक्स है। और इनडायरेक्ट टैक्स में केवल दो, एक जीएसटी और दूसरा कस्टम। कॉम्बिनेशन अलग अलग बना सकते हैं। 100 नंबर का पेपर, हमें ये फोकस करना है कि 100 मार्क्स का पेपर मान लो है तो हम किस तरह से यूज करें। और जो इंटर के स्टूडेंट हैं उनको क्या होता है, 50 नंबर का डीटी और 50 नंबर का आईडीटी। तो कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता, कॉन्सेप्ट सेम होता है। जो जीएसटी का मीनिंग हम यहां बताएंगे वो जीएसटी का मीनिंग भी फाइनल लेवल में है, दोनों सेम है। लेकिन फाइनल के बच्चे ऑलरेडी बेसिक पढ़ चुके होते हैं तो उतना डिटेल्स में बताने की जरूरत उन्हें नहीं होती है। तो हम बात कर रहे हैं जीएसटी का और देखते हैं कि जीएसटी में हमने किस पॉइंट को रखा हुआ है कि जीएसटी सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स है। पहले बहुत सारे टैक्स होते थे, वैट होते थे, सीएसटी होते थे, परचेज टैक्स होता था, लग्जरी टैक्स होता था, एंट्री टैक्स होता था, स्टेट का अलग अलग सेसेस एंड सरचार्ज होता था, टैक्सेस ऑन लॉटरीज अलग होते थे। इन सब को मिलाकर अब एक ही नाम दिया गया है जीएसटी, जिनका फुल नेम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पहले क्या होता था, आप कोई सामान खरीदते थे इंडिया में, गुड्स खरीदते थे तो एक्साइज ड्यूटी लगती थी, वैट। यदि हम सर्विसेज प्रोवाइड करते थे तो वैट और सर्विस टैक्स लगाया जाता था सर्विसेज के ऊपर। वैट को स्टेट टैक्स बोलते थे, सेंट्रल टैक्स को सीएसटी बोलते थे और स्टेट वाइज टैक्स को स्टेट टैक्स बोलते थे। लेकिन हमें नहीं जाना डिप में, क्या होता था वो पास्ट था। हम आज 12th पास किए हैं, हम आज प्रोफेशन में आए हैं, आज जो टैक्स स्ट्रक्चर है हमें उनके बारे में पढ़ना है, हमें हिस्ट्री पे नहीं जाना है। तो सिंपल सा लाइन है कि सब जितने इधर उधर के टैक्स होते थे इनडायरेक्ट टैक्सेस, वो डायरेक्टली नेम दिया गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। तो जीएसटी के नाम से ही हम लेकर चलेंगे और जीएसटी के अंदर हम लोग देखेंगे कि किस तरह से कॉन्सेप्ट को आगे इन्होंने बढ़ाया है और जीएसटी के क्या क्या बेनिफिट है, एडवांटेज क्या है, इनके बारे में देखेंगे। मतलब जितने आलतू फालतू 10, 15, 20 अलग अलग जगह टैक्स होता था उस सबको मर्ज करके एक बना दिया गया। तो हम लोग इस चैप्टर में डीपली देखने जा रहे हैं कि जीएसटी का क्या बेनिफिट है, मतलब एडवांटेज ऑफ जीएसटी। हम लोग देखने जा रहे हैं वन नेशन वन टैक्स।
सारे टैक्स को कंबाइन करके एक टैक्स बना दिया गया, तो हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? वन नेशन वन टैक्स। सारे स्टेट टैक्स को मर्ज करके एक अलग अलग एक्ट लाके खड़ा कर दिया जो रिलेटेड है जीएसटी से। तो ये देखिए, मैं जस्ट छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। ये जीएसटी है, एक एक्ट लाया गया आईजीएसटी का, एक एक्ट लाया गया सीजीएसटी का, एक एक्ट एसजीएसटी का। या तो इंडिया में स्टेट है या फिर यूटी है। तो जीएसटी एक्ट में मेनली जो हम एक्ट पढ़ते हैं डीपली में, वो सीजीएसटी एक्ट पढ़ते हैं। तो जब इसका सेक्शन 2 देखेंगे हम, जहां डिफाइन कर रखा है, वहां कंसीडर करेंगे तो हमें पता चलेगा। और जीएसटी में एक आईजीएसटी एक्ट है, ये भी छोटा सा एक्ट है, कुछ कुछ टॉपिक को यहां भी कवर किया है। और ये बड़ा नहीं है, लगभग 17-18 पेज का है केवल आईजीएसटी एक्ट। और सीजीएसटी एक्ट में ही सारा प्रोविजन लिखा गया है। जो भी एक्ट हम लोग पढ़ेंगे सीजीएसटी एक्ट के ही सेक्शंस होंगे। ये एसजीएसटी एक्ट स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, जितने स्टेट उतने एक्ट। यूटीजीएसटी एक्ट, दिल्ली भी एक स्टेट है, यूटी है। लेकिन जब हम सीजीएसटी एक्ट पढ़ेंगे, डिफिनीशन पढ़ेंगे, वहां पे मेंशन है कि दिल्ली को एक यूटीजीएसटी नहीं, यूटी नहीं मान के स्टेट मानेंगे, एस मानेंगे। तो यहां जो टैक्स लगेगा वो एसजीएसटी के अंदर लगेगा, यूटीजीएसटी के अंदर नहीं लगेगा। चंडीगढ़ है, वहां पे यूटीजीएसटी लगेगा। तो जो यूटी है वहां यूटीजीएसटी, जो स्टेट है वहां एसजीएसटी। तो ये लेकिन पार्ट है किसका? सब के सब जीएसटी का ही पार्ट है। कैसे लगेगा हम उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक में, बेसिक टॉपिक में जीएसटी में बताया गया है। जीएसटी टॉपिक में और इंटरेस्टिंग है कि हम लोग डिफिनीशन में देखेंगे कि पर्सन अलग होता है और टैक्सेबल पर्सन अलग होता है। जिस पर्सन ने बेसिक कॉन्सेप्ट में पर्सन और टैक्सेबल पर्सन को समझ लिया, वो सारे जीएसटी कॉन्सेप्ट को समझ जाएगा। हम एक ही लाइन आपको समझाने का कोशिश करेंगे। जितने एक बंदा है या एक कंपनी है या एक फर्म है या इंडिविजुअल है, कुछ भी ट्रस्ट है, तो पैन कार्ड एक ही होगा। एक पैन कार्ड इज इक्वल टू 1 पर्सन, 1 पैन कार्ड इक्वल टू 1 पर्सन। चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो फर्म हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो ट्रस्ट हो। लेकिन टैक्सेबल पर्सन क्या? 1 जीएसटी नंबर इक्वल टू 1 टैक्सेबल पर्सन। क्या एक पर्सन, एक पैन कार्ड वाले एक स्टेट में एक से ज्यादा जीएसटी नंबर ले सकते हैं? दिल्ली की बात कर रहा हूं। दिल्ली पे आपने एक जीएसटी नंबर ले लिया, तो क्या आप जीएसटी नंबर 2 ले सकते हो? यस या नो? एक बड़ा क्वेश्चन। हम एक ही बिजनेस का, एक ही पैन कार्ड का एक स्टेट के अंदर क्या दूसरा जीएसटी नंबर ले सकते हैं? यस, ले सकते हैं, लिखा हुआ है एक्ट के अंदर। यदि हम 2 जीएसटी ले सकते हैं तो हमारे टैक्सेबल पर्सन कितने हो गए? 2। आपने एक यूपी के अंदर जीएसटी नंबर लिया तो आप कितने हैं? कितने टैक्सेबल पर्सन? 3। पर्सन एक ही, लेकिन टैक्सेबल पर्सन कितने?
जितने जीएसटी नंबर हैं, चाहे एक स्टेट में या एक स्टेट से बाहर, उतने ही टैक्सेबल पर्सन आप हैं। तो जीएसटी को समझने के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट को देखना पड़ेगा और डिपार्टमेंट इनका बहुत बड़ा है, ऐसा डायरेक्ट टैक्स में नहीं देखने को मिलता। डायरेक्ट टैक्स में यदि एक पर्सन है, एक पैन नंबर है, तो टैक्स भी एक ही जगह रहेगा, वहां जो पर्सन है वही टैक्सेबल पर्सन है। लेकिन जीएसटी के अंदर टैक्सेबल पर्सन डिपेंड अलग है। जितने स्टेट हैं और आपने अपना बिजनेस वहां रखा है और आपने वहां जीएसटी नंबर ले रखा है, तो आप उतने ही जीएसटी का टैक्सेबल पर्सन कहलाओगे, बशर्ते एक ही पर्सन है। एक एग्जांपल, वोडाफोन कंपनी के पास पैन नंबर एक ही होगा और वोडाफोन कंपनी का हर स्टेट में बिजनेस है, तो वोडाफोन कंपनी एज ए टैक्सेबल पर्सन कितने होंगे? जितने जगह वो रजिस्ट्रेशन लेंगे, जितने स्टेट हैं उतने टैक्सेबल पर्सन होंगे। लेकिन वोडाफोन का मन कर रहा है कि हम दो जीएसटी नंबर लें, दिल्ली में ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? ले सकते हैं। तो जितना मर्जी उतना नंबर ले सकते हैं। जितने रजिस्टर्ड जीएसटी नंबर वोडाफोन के होंगे उतने ही टैक्सेबल पर्सन ये कहे जाएंगे, ये टैक्सेबल पर्सन है। 30 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। लेकिन वोडाफोन के पास पैन नंबर एक ही होगा और डायरेक्ट टैक्स में केवल एक पर्सन माना जाएगा, एक टैक्सेबल पर्सन माना जाएगा और डायरेक्ट टैक्स में केवल एक ही पर्सन टैक्स देगा। तो ये डिफरेंसेस है पर्सन एंड टैक्सेबल पर्सन। आपको समझना पड़ेगा टॉपिक कि ये टॉपिक क्या है और ये बेसिक का है। तो बेसिक का क्लास जहां 3 घंटे में एंड होना चाहिए, मैं 3 घंटे में नहीं करूंगा। मैं हर कॉन्सेप्ट को बारीकी से बनाऊंगा ताकि आप हर टॉपिक में उसे रिलेट कर सकें। तो ये क्लासेस थोड़ा लेंदी होगा, टू द पॉइंट पढ़ के हम आगे नहीं जाएंगे, धीरे धीरे हर कॉन्सेप्ट को हम देखते आएंगे। तो आपने देखा यहां कि जीएसटी जो है, इनको भी सबको हम क्या कहेंगे? जीएसटी। सभी टैक्स को मिलाकर एक बनाया गया जीएसटी। अब हम अलग टैक्स के बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे, ये सारे मिक्स हो चुके हैं और एक नाम आ चुका है जीएसटी। तो जीएसटी जब नाम आया तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं कि जीएसटी का क्या बेनिफिट है, एडवांटेज क्या है। अब एडवांटेज के ऊपर बात करेंगे और 5-6 टॉपिक हैं जिनको कंसीडर करेंगे, फिर टॉपिक 1 चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट्स, एडवांटेज या फिर बेनिफिट ऑफ जीएसटी देखने जा रहे हैं।